Hello everyone, I am Pushan. I am starting a series in which we can revise the Mathematics 1 subject of first year, first sem GTU. Right, so we will start with the chapter Sequence and Series. I will use Hindi at a time so that everyone can understand and the language is not a barrier. Okay, so first start with the sequence. So what is a sequence? Sequence is an arrangement of real numbers in a specific manner. सीक्वेंस क्या है? एक अरेंजमेंट है रियल नंबर्स का इन एक स्पेसिफिक मैनर. ओके, सो अब हमें क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस है उसका कन्वर्जेंस कैसे फाइंड किया जाता है. नाउ सीक्वेंस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड फाइनाइट सीक्वेंस. ओके, सो इनफाइनाइट मतलब क्या है कि इनफाइनाइट मतलब देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइनाइट मीन्स देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. नाउ देर इज proper method to find the convergence of a sequence and that is taking its limit. पहले उस सीक्वेंस का आपको nth टर्म फाइंड करना है, फिर उस nth टर्म पे आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, तो अगर वो लिमिट फाइनाइट आती है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. इफ़ वो प्लस और माइनस इनफाइनाइट आती है देन सीक्वेंस डाइवर्जेंट है. और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसका मतलब क्या है, मतलब लिमिट की दो वैल्यू आ रही है, मतलब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है, तो मतलब नॉट यूनिक आ रही है, मतलब वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है. अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें बोला जाता है कि देयर इज व्हाट इज अ कंडीशन ऑफ अ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, और आपको ऐसा प्रूव करना होता है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बाय प्रॉपर मेथड. नाउ प्रॉपर मेथड क्या है, उसका मतलब कन्वर्जेंट का मीनिंग जो है ना, द कोर मीनिंग, वो आपको प्रूव करना होता है. नाउ कोर मीनिंग आपको कैसे प्रूव कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स. If the sequence is monotonically increasing and bounded above. Now bounded above का मतलब क्या है कि अगर सीक्वेंस के टर्म्स है जैसे 1 2 3 4 5, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा उस पर वो रुक जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 50. तो 50 क्या है, उसका बाउंड है. और बाउंडेड अबोव मतलब वो 1 से स्टार्ट होकर 50 पे बाउंड हो रहे, मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज तो हो रहे, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो बाउंडेड हो जा रहे. नाउ उसका दूसरा केस है जैसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो. उसका मतलब क्या है कि जैसे हमने 50 से ही स्टार्ट किया है, अब कोई ऐसी सीक्वेंस है जो डिक्रीजिंग है, जैसे कि 50 है, 49 48 47 अप टू नीचे आता आता गया 0 तक आया, तो उसका मतलब क्या हो कि सीक्वेंस तो डिक्रीजिंग है पर वो 0 तक ही डिक्रीज हो रही है, मतलब उसका बाउंड एग्जिस्ट है जो है 0, और वो लोअर बाउंडेड है, मीन्स बिलो बाउंडेड है. ऐसे हम सीक्वेंस को अपनी उसका कोर मीनिंग के साथ उसको प्रूव कर सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं. तो ये दो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूव करना है कि ये एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और बाय द प्रॉपर मेथड, देन यू हैव टू यूज दिस स्टेप्स. देन कम्स द सैंडविच थियरम. अब ये सैंडविच थियरम क्या है? ये एक ऐसा थियरम है जो प्रूव करना है कि अगर कोई ऐसी सीरीज़ है जिसकी आपको रेंज पता है, सॉरी कोई ऐसा nth टर्म है जिसकी आपको रेंज पता है, तो आप इसको इजीली लिमिट लिए बिना आप उसको प्रूव कर सकते हो. जैसे कि आपको sin x की रेंज पता है, और आपको अगर पूछा जाए कि sin x अपॉन x है तो वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा. पर आपको ऐसे पता है कि sin x है, उसकी रेंज है -1 to 1, तो अगर साइन एक्स अपॉन एक्स की रेंज देखे तो क्या होगा, -1 अपॉन एक्स टू +1 अपॉन एक्स. और अगर लिमिट हम ले जैसे -1 अपॉन एक्स की लिमिट ले और +1 अपॉन एक्स की लिमिट ले, दोनों की लिमिट सेम आ रही है. अब ये कंडीशन है सैंडविच थ्योरम यूज़ करने की. जब भी लिमिट ऑफ द फर्स्ट मीन्स लेस, जो सीक्वेंस छोटी है उसके nth टर्म की लिमिट और जो सीक्वेंस हमारे सीक्वेंस से बड़ी है उसके nth टर्म की लिमिट सेम आ रही है, देन वी कैन अप्लाई सैंडविच थियरम. और अगर वो सेम आ रही है देन द लिमिट ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस वी हैव टू फाइंड इज ऑल्सो सेम एज द लिमिट ऑफ nth टर्म ऑफ द स्मॉलर सीक्वेंस एंड लार्जर सीक्वेंस. मतलब अब हमने एग्जांपल लिया था जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो अगर हम लिमिट लेते हैं साइन ऑफ -1 अपॉन एक्स की लिमिट लेते हैं, तो उसकी लिमिट क्या आएगी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज 0. एंड अगर 1 अपॉन एक्स की लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स,
तो उसकी भी लिमिट क्या आएगी, 0। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि sin x अपॉन एक्स की लिमिट भी 0 आएगी। और इससे हमने और एक कंक्लूजन भी निकाला कि sin x अपॉन एक्स है उसकी लिमिट 0 आ रही है, मतलब वो बाउंडेड है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द बाउंड ऑफ sin x अपॉन एक्स। ओके, नाउ सीक्वेंस इज ओवर, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सीरीज। नाउ सीरीज में दो प्रकार की आती है, आपको सबको पता है, जैसे फाइनाइट सीरीज होती है और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट मतलब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब फाइनाइट सीरीज है उसका कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी प्रूव करना बहुत ईजी है, वो सीक्वेंस की तरह ही है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको सीरीज का पहले सम निकालना है। दैट इज सीक्वेंस में क्या करते थे, हम nth टर्म निकालते, मतलब लास्ट टर्म निकालते थे। पर सीरीज में क्या करना है, हमको सम निकालना है। दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसी पूरी सीरीज है तो उसका पूरा सम निकालेंगे तो वो आएगा Sn। अब उस Sn की लिमिट लेंगे तो फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट है, प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा तो डाइवर्जेंट है, और नॉट यूनिक दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन वो ऑसिलेटरी है। अब आप बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ होती है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जीटीयू में दैट इज़ टेलीस्कोपिंग सीरीज़। टेलीस्कोपिंग सीरीज़ मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1/x प्लस 1/x प्लस 1 और x है 1 to इन्फिनिटी। तो ये क्या है, एक टेलीस्कोपिंग सीरीज़ है। दैट इज़ एक टर्म ऐसा है जैसे 1/x की वैल्यू अब 1 लेते हैं तो 1, और उसके बाजू वाला टर्म वो 1/2 है। बाद में हम नेक्स्ट टर्म लेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा कि जैसे x की वैल्यू हम 2 ले लें तो 1/2 और उसके बाजू वाला आएगा 1/3। दैट इज़ कोई ऐसा टर्म होता है जो पूरी सीरीज़ में रिपीट होता है, उसको हम टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बोलते हैं। जिसका जनरल टर्म तो हम लिखेंगे पर उसमें कोई कोई टर्म ऐसे होंगे जो ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। अब वो तो टेलीस्कोपिंग सीरीज जनरली तो इनफाइनाइट होती है, हमने पहले ही बोला कि सिग्मा 1 to इन्फाइनाइट और बाद में जनरल टर्म ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज। तो उसमें फाइनाइट सीरीज कैसे यूज़ हो सकती है, तो हमें पहले क्या करना है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज है उसको सपोज करना है कि वो एक फाइनाइट सीरीज है। जैसे कि हमको जो हमने बोला कि इनफाइनाइट तक जा रही है, पर हमें ऐसे सपोज कर लिया कि उसका nth टर्म हमको फाइंड करना है तो उसमें n सब्सटीट्यूट कर देंगे x की जगह पे। अगर हम n सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको उसका Sn मिल सकता है। Sn कैसे मिलेगा कि उसमें आधे टर्म्स तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, जैसे 1/x माइनस 1/x प्लस 1 सीरीज़ है, कोई टेलीस्कोपिंग सीरीज़ है, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बचेंगे, बाकी सभी टर्म कट हो जाएंगे। दैट इज़ 1/n और लास्ट टर्म होगा -1/n प्लस 1। तो हमको उसका समेशन ऐसे ही मिल गया, क्यों, क्योंकि अगर उसको हमने एक फाइनाइट सीरीज़ की तरह ट्रीट किया है और उसका nth टर्म हमने an की तरह लिया है तो उसमें आधे टर्म तो कट हो जाएंगे, और बाद में हम उसकी लिमिट ले लें तो वी कैन इजीली फाइंड द कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेटरी नेचर ऑफ द सीरीज़। अब आता है एक इनफाइनाइट सीरीज़। तो इनफाइनाइट सीरीज़ में नंबर ऑफ टेस्ट अवेलेबल है। सो फर्स्ट टेस्ट है nth टर्म टेस्ट। अब nth टर्म टेस्ट वो है ना, आपको कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। उसको आप ऐसे प्रूव नहीं कर सकते कि आपको कन्वर्जेंस मतलब पता होगा कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, पर आपको उसको प्रूव करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट। वैसे हमने पहले किया था कि सीरीज सीक्वेंस है उसमें कैसे कन्वर्जेंट करते हैं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड अबव, तो वो उसकी डेफिनेशन की तरह होगी। वैसे ही एंड टर्म टेस्ट वैसे ही यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो आपको ऐसा बोला कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, पर उसको आप प्रूव कैसे करोगे, तो उधर एंड टर्म टेस्ट का यूज़ किया जाता है। अब उसमें क्या करना होता है, जो भी सीरीज़ दी है उसका nth टर्म आपको फाइंड करना है पहले। जैसे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट है तो उसका nth टर्म हम फाइंड करें तो वो n ही आएगा। बाद में उसकी लिमिट ले, n टेंस टू इनफाइनाइट, अगर उसकी लिमिट ले और अगर लिमिट 0 आती है तो हम वो प्रूव कर देंगे कि वो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर वो 0 नहीं आती है तो वो कन्वर्जेंट नहीं है वो हम बोल सकते हैं, पर डाइवर्जेंट है वो हम नहीं बोल सकते। तो एंड टर्म टेस्ट सिर्फ प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। बाद में आता है जियोमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट। ये जनरली कब यूज़ किया जाता है, जब वो सीरीज़ है वो जियोमेट्रिक सीरीज़ हो, मतलब वो सीरीज़ ऐसी हो जिसमें
अगर हम रेशियो ले टर्म्स का, दैट इज n+1 टर्म अपॉन nth टर्म, तो वो कांस्टेंट है हमेशा। अगर n की आपकी कोई भी वैल्यू ले ले, जैसे कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करे तो वो रेशियो r है, वैसे ही थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म का भी रेशियो r ही आएगा, तो उसको हम जियोमेट्रिक सीरीज बोलेंगे। अब जियोमेट्रिक सीरीज का बहुत ही एक ईजी वे है, हमको अगर देखना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो हम r की वैल्यू से हम उसको देख सकते हैं कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब इधर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कन्वर्जेंट है तो मोड आर लेस देन 1 है। मोड आर लेस देन 1 मतलब क्या है, आर ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, ये इंटरवल में अगर आर लाई करता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, वो जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगी, और ऑसिलेटरी है तो वो आर लेस देन -1 होगा। अब आता है पी सीरीज टेस्ट। अब पी सीरीज टेस्ट है वो जनरली एक कंपैरिजन टेस्ट है ना, उसका एक सब्सिडरी पार्ट है जो जनरली वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो पहले हम कंपैरिजन टेस्ट देखेंगे, बाद में हम पी सीरीज टेस्ट देखेंगे। हम कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर सिग्मा ए एन एंड बी एन आर पॉजिटिव सीरीज एंड सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू एल, देन बोथ सीरीज कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टुगेदर। अब इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी सीरीज दी है, अगर आप उसका nth टर्म फाइंड करते हो और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि वो ए एन अपॉन बी एन का फॉर्म है, जैसे आपने एक सीरीज ले ली कोई भी, जैसे 1/n+1, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n+1, ये आपको सीरीज दी है, तो उसको आप nth टर्म क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि 1/n+1 उसका nth टर्म है। अब उस nth टर्म को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, an/bn। अगर वो आपको समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हाईएस्ट पावर ऑफ जो n होता है ना उसको कॉमन निकाल लीजिए। अब बाद में उस n को इवेल्यूएट कर दीजिए, जैसे कि एक सीरीज है n² + 1/n³ + 3n+1, ऐसी कोई भी सीरीज है, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कौन सी है तो कि n², तो उसमें से n² कॉमन निकाल लिया, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कौन सी है जो कि n³, उसको कॉमन निकाल लिया। अब उसको इवेल्यूएट करेंगे तो क्या बचेगा 1/n। तो आपको सपोज करना है कि 1/n वो एक nth टर्म है जिसको हम नाम देंगे bn। अभी अगर हमको जज करना है, अभी कोई भी अगर सीरीज दी हो ना तो पहले हमको उसकी लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, an/bn की लिमिट निकाले। अगर वो l क्या होना चाहिए, कोई भी फाइनाइट टर्म होना चाहिए, बाद में वो कोई भी हो, जैसे 50, 1, 2, 1/e कोई भी हो, बट वो फाइनाइट होना चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn कोई भी फाइनाइट टर्म होना चाहिए। अगर वो फाइनाइट टर्म है देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, और हम क्या बोलेंगे बाद में हम bn का देखेंगे कि bn कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगा, अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगा, और हम bn के ऊपर से बोल सकते हैं an क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब bn का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस चेक करना कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसमें यह यूज़ होता है पी सीरीज टेस्ट। तो हमने क्या bn की वैल्यू क्या सपोज की है 1/n, 1/n मतलब n की पावर क्या है 1। तो इस फॉर्म में हम देखेंगे कि सिग्मा n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁻p। अब p की वैल्यू है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगी। अब उससे हम कैसे प्रूव करना है, जैसे bn हमने लिया था 1/n, तो n की पावर इधर क्या आएगी, n की पावर आएगी 1, और इधर लेस देन और इक्वल टू 1 है, मतलब वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। और हमें पता है अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं जो है रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि फॉर एनी पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा n, मतलब कोई भी सीरीज दी है आपको पॉजिटिव टर्म वाले, अगर उसका an+1 टर्म और an टर्म का रेशियो ले और उसकी लिमिट ले, अगर वो लिमिट लेस देन 1 आती है तो वो कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 आती है तो वो डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू 1 आता है तब ये टेस्ट फेल हो जाता है। अब जब भी ये टेस्ट फेल होता है तो हमको ऐसे लिख नहीं देने कि टेस्ट फेल हो गया, हमको क्या करना है उसका l = 1, मतलब उस वैल्यू पे हमको कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं।
और उस वैल्यू पे अगर हम फाइंड करेंगे, अगर वो कन्वर्जेंट आती है तो हम इधर जैसे क्या एल लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा है और इधर एल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, अगर एल इक्वल टू 1 पे वो कन्वर्जेंट आती है तो इधर क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 1, और एल इक्वल टू 1 पे वो डाइवर्जेंट आती है तो इधर क्या आएगा एल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आते हैं राबिस टेस्ट। ये भी एक कंपैरिजन टेस्ट की तरह ही यूज़ होता है। कैसे? पहले हमको क्या फाइंड करना होता है, पहले हम रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं। कोई भी सम ऐसा आए तो हम नॉर्मली हम रेशियो टेस्ट यूज़ करेंगे बाद में। अगर हमें पता है रेशियो टेस्ट कहाँ फेल होता है कि एल इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे अगर हमको कंपैरिजन टेस्ट नहीं आता है तो हम उसकी जगह पे राबिस टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या करना है हमको, ये जो हमने पहले फाइंड किया था इधर हमने क्या किया था n प्लस 1 अपॉन एन, सिमिलरली ये an अपॉन एन प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो और उसके ये जो है ना ये इंटरवल सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे कि कन्वर्जेंट होता है तो उसमें एल ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, डाइवर्जेंट होता है उसमें एल लेस देन 1 हो जाएगा। तो राबिस टेस्ट में क्या होता है, उसको -1 मतलब एक घटा देने का, 1 माइनस करने का और उसको n से मल्टीप्लाई करने का, उसकी लिमिट लेंगे। अब इसमें भी ऐसा ही देखो, एल ग्रेटर देन 1 आएगा तो वो कन्वर्जेंट आएगा, एल लेस देन 1 आएगा और तो डाइवर्जेंट होगा, एल इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। ये जनरली हम क्या बोलते हैं कि एल इक्वल टू 1 पे जब टेस्ट करते हैं तब ये एल इक्वल टू 1 ये जनरली नहीं आता है। और ये जनरली कब आता है, जैसे कि हम रेशियो टेस्ट हमने अप्लाई किया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तो अब क्या करेंगे राबिस टेस्ट यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि कंपैरिजन टेस्ट के वजह से कैसे हम कंक्लूजन निकालते थे कि एल इक्वल टू 1 पे ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्ज, वैसे ही राबिस टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि एल इक्वल टू 1 है तब ये सिग्मा एन है, ये कन्वर्जेंट है और यह डाइवर्जेंट है। अब आता है कॉचीज रूट टेस्ट। अब रूट टेस्ट क्या कहता है, कोई भी सीक्वेंस है उसका nth टर्म का हम 1 अपॉन nth रूट ले, सॉरी सीक्वेंस का nth टर्म का nth रूट ले और उसकी लिमिट निकाले। अगर वो l आती है तो उसमें भी ये l की जो है ना वैल्यू वो सभी जगह सेम ही रहेगी। इसलिए मैंने ये रूट टेस्ट है ना इसमें ऐसे लिखवाया है कि n प्लस 1 अपॉन एन, तो मैं क्या है याद रखने में ईजी हो, मतलब कोई दिक्कत ना हो कि एल ग्रेटर देन 1 या लेस हो। अगर आप राबिस टेस्ट को यूज़ नहीं आप याद नहीं भी रखते हो तो वो चलेगा, क्योंकि उसके जगह पे हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है ऑलरेडी है, जिससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं। अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाती है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वो एल इक्वल टू 1 पे वो क्या वैल्यू आती है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कॉचीज रूट टेस्ट में भी ऐसा होता है कि एल अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाती है। उसमें भी जब टेस्ट फेल होती है तो हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब आती है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। ये जनरली कब यूज़ की जाती है, जब तक nth टर्म मतलब लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हो ना वो जब डिक्रीजिंग हो। कोई भी आपको ऐसी सीरीज़ दी है जिसका लास्ट टर्म है ना वो डिक्रीजिंग है, तभी ये कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट के हिसाब से क्या होता है, देखिए आपको लिमिट लेनी है m टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट लिमिट में इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते, तो इसकी वजह से हमको लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट लिखेंगे और m की वैल्यू इधर रख देंगे। वैसे अब लास्ट टर्म है n, उसकी अगर उसको हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू m, और उसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो वो कन्वर्जेंट है और इनफाइनाइट आती है तो वो डाइवर्जेंट है। पर ये किसके लिए यूज़ होता है ये हमें याद रखना है कि एन कभी भी जब डिक्रीजिंग सीक्वेंस आए तभी कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट यूज़ किया जा सकता है। अब आता है लेबनिज टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि कभी भी कोई भी आपको सीक्वेंस ऐसी दी है जो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, मतलब आपको पता नहीं है वो अल्टरनेटिंग है पर आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई भी उसके टर्म से वो माइनस प्लस में अल्टरनेट हो रहा है। जैसे ये एक एग्जांपल बी एन की जगह हम कोई भी ऐसे सीरीज ले सकते हैं, जैसे कोई भी सीरीज हो ऐसे फॉर्म में, जैसे सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 रेस टू n-1 n या n+1 कुछ भी दिया हो सकता है इधर, और बी एन। तो ऐसे को इस ऐसी टाइप की सीरीज़ को हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ बोलते हैं। अब उसका कन्वर्जेंस हमको प्रूव करना है। ये कैसा है, ये nth टर्म टेस्ट है ना वैसी है, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है।
पर ऐसा प्रूव नहीं कर सकते कि ये डाइवर्जेंट है या अल्टरनेटिंग है, ठीक है। कोई भी सीरीज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ ही हो, -1 के रेस टू एन के फॉर्म में हो, वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कन्वर्जेंट भी होती है, वो डाइवर्जेंट भी होती है। इसलिए हमको अगर कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे ऐसी कोई भी हमको सीरीज़ दी है तो उसमें -1 का जो पावर वाला टर्म होता है ना, उसको हम सेपरेट कर लेंगे और बाद में जो भी बचा है उसको एक सीक्वेंस के फॉर्म में हम सपोज कर लेंगे। जैसे ये bn है, सिर्फ bn को ले ले और -1 के टर्म वाला है उसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, तो वो जो आएगा वो हम सीक्वेंस ले लेंगे। बाद में आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, क्या प्रूव करना है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, मतलब क्या हो कि सीक्वेंस का एंथ टर्म, मैं ठीक से बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, सीरीज की बात नहीं चल रही है इधर, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। सीक्वेंस मतलब उसका सीक्वेंस का nth टर्म वो n+1 टर्म से बड़ा है। मतलब क्या हो, जैसे कि सीक्वेंस का nth टर्म है 50 और सीक्वेंस का n+1 टर्म है 51, तो 51 है, सॉरी, जैसे सीक्वेंस का nth टर्म है 50 और सीक्वेंस का n+1 टर्म है 40, तो कौन सा बड़ा हुआ, तो nth टर्म बड़ा हुआ। मतलब क्या है कि सीक्वेंस एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये आपको प्रूव करना होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस nth टर्म की अगर उस nth टर्म के मॉड की अगर लिमिट ली जाए, मॉड मतलब क्या है, इस -1 को हमको इग्नोर करना है कैसे भी करके, और उस मॉड की अगर लिमिट ली जाए, अगर वो लिमिट 0 आती है तो वो कन्वर्जेंट है। अब ये कौन सी कंडीशन, ये nth टर्म टेस्ट की कंडीशन ही है, वही सेम इसको उठा के इधर रख दिया है। क्यों, क्योंकि ये मोड क्यों लगाया, क्योंकि nth टर्म तो पॉजिटिव ही होता था, उधर कंडीशन थी कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ बनानी पड़ेगी, इसलिए हमने इधर मोड यूज़ किया कि ये -1 है ना, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर वो इक्वल टू 0 है देन वी कैन से दैट बाय लाइबनिज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब आता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट मतलब क्या है कि सीरीज an तो कन्वर्जेंट है, सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity an कन्वर्जेंट है, वो हमें पता है, लेकिन सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity mod an भी कन्वर्जेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल होती है तब वी कैन से दैट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और कंडीशनल कन्वर्जेंट मतलब क्या, जब ये सीरीज है सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity तो कन्वर्जेंट है, पर उसका मॉड का जब टेस्ट करे तब वो डाइवर्जेंट आ जाए। अब ये हमें जैसे प्रूव करना हो सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity कन्वर्जेंट, ये आपको पता होगा, ठीक है। और मोड n आपको प्रूव करना, तो वो कौन सी टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, तो जनरली रेशियो टेस्ट यूज़ किया जाता है। और फिर अगर -1 के फॉर्म में आ जाए तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, हमने अभी देखा कि अगर -1 के फॉर्म में कोई भी हो तो हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी टेस्ट की हेल्प से आप कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हो। अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्यूट होगा, और कोई भी एक, अब जैसे an कन्वर्जेंट है और मोड an डाइवर्जेंट है तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। अब कॉन्सेप्ट आता है पावर सीरीज़ का। वे पावर सीरीज थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर उसका एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जैसे कोई भी सीरीज़ आपको दी है, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट n x माइनस सी की पावर n, ऐसा कोई भी सीरीज़ का जनरल टर्म है और ऐसी सीरीज़ दी है। अब आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है ना, उससे थोड़ी मिलती जुलती है। कैसे कि x माइनस सी है ना, उसको आप r की तरह ट्रीट करो तो वो देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। इधर x माइनस सी की पावर 0 है तो उसको 1 लिख सकते हैं, बाद में इधर x माइनस सी की पावर 1 है, इधर x माइनस सी की पावर 2 है, और एंड सो ऑन। मतलब वो r की वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पर इधर डिफरेंस क्या है कि ये जो a है ना वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए इधर a0 है, इधर a1 है, इधर a2 है, एंड सो ऑन। मीन्स ये जियोमेट्रिक सीरीज़ की तरह हमें सिर्फ सोचना है, ऐसा नहीं है कि ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है, पर हाँ ऐसे हम सोच सकते हैं। अब ये पावर सीरीज़ है उसको ऐसे जनरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये C क्या है, C को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सीरीज़। दैट इज़ हम अगर कोई भी सीरीज़ का कन्वर्जेंस लेते हैं, ठीक है,
तो उसका एक सेंटर होता है। कन्वर्जेंस मतलब क्या है कि कोई भी सीरीज ऐसे डिक्रीज हो रही है तो वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, और वो पॉइंट पे जाके रुक जाएगी मतलब तो वो ऐसे तो इन्फाइनाइट से आ रही है। अगर उसका कन्वर्जेंस ले तो उसका हमको बाउंड मिलेगा, और बाउंड सेंटर से बाउंड का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोले। पर वो जो सेंटर हमको डिफाइन करना है कि सेंटर कौन सा होगा कोई भी सीरीज़ का कि जिससे हम कन्वर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको सी बोलते हैं। अब जब भी सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो हम इसी सीरीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन एक्स की पावर एन हो जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो उसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, सेंटर की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और सी इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी सीरीज़ दी हो और आपको पूछा गया हो कि आपको सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। इतना क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अगर ऐसे फॉर्म में हो कोई भी सीरीज ए एन एक्स की पावर एन, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस तो ज़ीरो होगा। अगर ऐसे फॉर्म में हो एक्स माइनस सी की पावर एन, तो सी है वो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। याद रखिए, पर इधर प्लस हो तो माइनस सी आएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस में। अब आते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना हो ना, तभी हम दो टेस्ट का यूज़ जनरली करते हैं। कौन सा है, एक है रेशियो टेस्ट और दूसरा है रूट टेस्ट। अब जनरली रेशियो टेस्ट से मैनी ऑफ द मीन्स सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बट कभी कभी हम रूट टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हम क्या सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। अब उसमें क्या करना होता है, इधर ये एक याद रखने वाली बात है, रेशियो टेस्ट जब भी यूज़ करते हैं तो हम उसका उल्टा फॉर्म यूज़ करते हैं। दैट इज़, अगर इसको 1/n लिखा जाए ना, तो हमने जो रेशियो टेस्ट डिस्कस किया ना वो an+1/an वाला है, और इधर क्या हो रहा है an/n+1। तो ये एक याद रखिएगा। इधर भी देखिए कि ये 1/, जो कंडीशन थी हमारी रूट टेस्ट की, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट mod n रेज़ टू पावर 1/n, तो ये 1/n है, तो इसको याद रखिएगा। इससे हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। अगर ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, -r/r। पर ये सभी बार ये कंपलसरी नहीं होता कि -r/r ही हो। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर x की वैल्यू कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो हमको इधर -r नहीं लिख सकते, क्योंकि उधर नेगेटिव क्वांटिटी x की तो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए हमको 0 to r लिखना पड़ेगा। और वैसे ही जब भी नहीं दिया है, जैसे भी कभी भी लिमिट इन्फाइनाइट आ जाती है, तो आप इंटरवल क्या लिखेंगे, तो वो -∞ टू +∞ ऐसा इंटरवल हो जाएगा। जैसे कभी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू 1 आ जाती है, तो उसका इंटरवल कन्वर्जेंस -1 to 1 हो जाएगा, पर ये ओपन इंटरवल रहेगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 1 पे और -1 पे है कि नहीं, मतलब ये वैलिड। ये जैसे हमने देखा था कि रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट है वो फेल हो जा रहे थे। कब फेल होते थे, जब इस लिमिट की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, जब इस लिमिट की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए। जब ये फेल होते थे तो हम कौन सा ये टेस्ट यूज़ करते थे, या तो हम राबिस टेस्ट यूज़ कर सकते या हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते। अगर उन दोनों को बाद में हम चेक करेंगे, अगर उधर पे कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट आता है तो उस तरह से हम ओपन को क्लोज इंटरवल बना सकते हैं। Okay, thank you guys for watching this video.